हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अंतरा पुस्तक का, सुधा अरोड़ा द्वारा रचित है ज्योतिबा फूले। बच्चों, ज्योतिबा फूले जो थीं वो एक समाज सुधारिका थीं। भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ये जाने माने नाम थे इनके। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम सम्मिलित नहीं किया गया था, नहीं है। इस कारण इस सूची में उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधियों ने, ये जो सूची थी समाज सुधारक, वो उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधियों ने बनाई थी। इस कारण ज्योतिबा फूले का उसमें नाम सम्मिलित नहीं किया गया था। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों का वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता लोगों में जो थी उसका जमकर विरोध किया था। उनके क्रांतिकारी साहित्य और उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज से इसकी पुष्टि होती है, यानी समाज के द्वारा इसके बारे में, इनके बारे में जानकारी हमें मिलती। अब बच्चों हम पाठ में प्रवेश करते हैं कि ज्योतिबा फूले जो पाठ है वो कैसी थी, ज्योतिबा फूले जो थे वो कैसे थे। अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम का शुमार नहीं है, यानी इनका नाम उसमें नहीं लिखा गया। क्यों? कि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे। ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे, जो कि ब्राह्मण लोग जो वर्चस्व कायम करते रहे उसके वो विरोध में थे। वो ये नहीं चाहते थे कि शिक्षा का सारी चीज़ जो है वो ब्राह्मणों को दे दी जाए, उन्हीं की खूंटी गड़ी हो, ये समझ लो आप। उन्हीं के द्वारा सिर्फ पढ़ाना सिर्फ ब्राह्मणों का काम। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जो साहित्य सृजन किया उसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी हुई हैं कि जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, शूद्रों यानी जो निम्न श्रेणी है उनके लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों, तो फूले ने तत्काल उत्तर दिया, तुरंत बोला, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई। यानी जब सच सामने आ गया तो विद्या निम्न श्रेणी को भी आ चुकी है। भूदेव बच्चों ब्राह्मणों को कहा जाता है, ब्राह्मण शर्मा गए। महात्मा ज्योतिबा फूले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। जो हमारे समाज में छुआछूत, वर्ण, जाति, वर्ग की जो भेदभाव हैं वो एक दूसरे के पूरक बताए उन्होंने। उनका कहना था कि राज्य सत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठगांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती। कौन कौन? राज्य सत्ता यानी जो राजा लोग हैं, जो रियासतदार हैं उनकी, और ब्राह्मणों की साठगांठ रहती है। वही लोग इस समाज की व्यवस्था को चलाते।
उनकी सांठगांठ के द्वारा। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को आंदोलन करना चाहिए। ये जो ये व्यवस्था है सिर्फ ये 2 वर्गों में बटी हुई है, जो इनकी सांठगांठ है उनके खिलाफ औरतों को भी सामने आना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकर न्याचा, आशूड़, किसानों का प्रतिशोध, इसका मतलब है सार्वजनिक, सत्य, धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है, यानी लिखा हुआ है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, यानी वो बताते हैं आदर्श परिवार के बारे में कि आदर्श परिवार क्या होता है। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, यानी परिवार के बारे में बताते हैं कि जिस परिवार में पिता बौद्ध धर्म का, माता ईसाई है, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। इस तरह से उन्होंने एक परिवार के बारे में बताया, आदर्श परिवार के बारे में अलग अलग धर्मों के बारे में बताया है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले कहते हैं कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा, यानी जो निम्न श्रेणी है उनकी क्या जगह रहेगी। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों में शिक्षा पर खर्च करना, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे कर यानी टैक्स के रूप में आप लेते हो, उसके बाद में जो उच्च वर्ग है उनकी शिक्षा पर खर्च करते हो। किसे चाहिए ऐसी शिक्षा? कौन पढ़ेगा इस शिक्षा को? स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। इसी कारण से, क्योंकि इन्होंने उच्च वर्ग का विरोध किया था। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है कि जो ब्राह्मण लोग शिक्षा पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे उसका पर्दाफाश उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया। 1883 में ज्योतिबा फूले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकर याचा आशूड़ के उपोद्घात में लिखते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक विद्या के लिए, यानी उनका कहना था कि एक विद्या के लिए हम क्या क्या करते हैं, यानी विद्या अगर नहीं है तो बुद्धि नहीं है, और बुद्धि नहीं है तो उसके पास नीति निर्माण करने की शक्ति नहीं है, और नीति नहीं है तो गति माने वो कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, और गति नहीं है तो वित्त नहीं है, वित्त माने धन नहीं है, और वित्त बिना शूद्र गए, यानी धन नहीं है तो इसका मतलब निम्न श्रेणी। इतना अनर्थ है एक विद्या के लिए, यानी वो अशिक्षित व्यक्ति के लिए ये चीज़ें अनर्थ की जा रही हैं, ये चीज़ें करी जा रही हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों के लिए इसलिए बंद रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। मतलब यानी जो पुरुष लोग करते हैं अपनी मनमानी, वो स्त्रियां ना समझ पाएँ, इसलिए स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती, शिक्षित नहीं किया जाता। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी स्वतंत्रता स्त्री ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, ये पक्षपात है। यानी उनके मत में ये था कि शिक्षा का अधिकार दोनों को बराबर देना चाहिए। यदि औरतों को शिक्षा नहीं मिल रही है तो उनके साथ में पक्षपात किया जा रहा है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की, यानी नई तरह से विवाह कैसे किया जाता उसकी बारे में बताया उन्होंने। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया, यानी ब्राह्मण जो शादी मंत्र उच्चारण करते हैं उसको उन्होंने अलग कर दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक यानी नए मंत्र जो होते हैं विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए।
वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। यानी जो पुरुष को प्रधान बनाते हैं वो मंत्र की इस चीज़ में पुरुष, इस चीज़ में पुरुष, तो उनको हटा दिए जाएं। उसमें औरत और पुरुष की बराबर साझेदारी होनी चाहिए, ऐसे मंत्र होने चाहिए। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हों जिन्हें वर वधू आपस में समझ सकें। ज्योतिबा ने जिस मंगलाष्टकों की रचना की उसमें वधू वर से कहती कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका परिवार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्त होने वाली हर स्त्री की है। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फूले ने हर संभव प्रयत्न किए, यानी वो हर प्रकार से कोशिश करते रहे कि किस प्रकार स्त्री स्वतंत्र हो सके। 1888 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए, यानी मुझे महात्मा मत बना दीजिए, साधु मत बनाइए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं करता, यानी जब उसको सर्वोत्तम बना दिया जाता तो वो कुछ कार्य नहीं कर सकता। इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दो, मुझे अपने बीच से अलग न करें। महात्मा ज्योतिबा फूले को सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो चाहते थे उन्हें उसके अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। वो कोशिश करते थे जैसा खुद भी बनते थे, खुद भी उसी तरह से अपने आप को ढालते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना, यानी जो उनकी पत्नी थी सावित्री, उनको शिक्षा देना। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया, यानी उन्होंने अपनी पत्नी को बराबर अधिकार दिया और शिक्षित किया। यानी बच्चों ज्योतिबा जो फूले थे वो वर्ण और जाति व्यवस्था जो थी उसके विरोधी थे। वो चाहते थे कि औरतें भी बराबरी की हकदार हैं, जैसे कि पुरुष समाज में पुरुष और औरत बराबर शिक्षा के हकदार हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी बराबर शिक्षित किया, पहले अपने घर से ही उसकी शुरुआत की। सावित्री बाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी। कौन थी सावित्री बाई? यानी ज्योतिबा फूले की पत्नी। उनकी ग्राह्य शक्ति यानी ग्रहण करने की शक्ति जो थी वो बहुत तेज़ थी। उनके बचपन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाज़ार अकेले ही चली जाती थी। एक बार सावित्री सिखल गांव में हाट गई। वहाँ कुछ खरीदकर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए रुककर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले लो, तुम्हें पढ़ना न आए तो इसमें चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर जाकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों से ऐसी चीज़ें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट कर देगी। यानी मिशनरी ईसाइयों को कहा गया बच्चों, और जो वहाँ पे गा रहे थे उन्होंने सावित्री को एक पुस्तक दे दी जिसमें कुछ चित्रांकन भी था और कुछ लिखा भी था। लेकिन वो क्या था, दूसरी जाति के लोग थे, इसलिए सावित्री के पिता ने, जब सावित्री ने उन्हें बताया कि ये पुस्तक उन्होंने दी है, दिखाई वो पुस्तक, तो उन्होंने वो पुस्तक कूड़े में फेंक दी। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फूले से विवाह होने के बाद वह अपने सामान के साथ उस किताब को भी सहज कर ससुराल ले आए और शिक्षित होने के बाद वो पुस्तक उन्होंने पढ़ी।
14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवारपेट निवासी भिंडे के बाड़े में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की ये पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम ही नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्रातिशूद्र यानी निम्न से भी निम्न लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को लगातार व्यवधानों, अनेक दिक्कतों का, अड़चनों का, लांछनों का और बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। ज्योतिबा के धर्म भीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यानी जो ज्योतिबा फूले थे और सावित्री थी, वो जो धर्म विरोधी काम कर रहे थे उनके पिता की नज़र में कि वो शूद्र लोगों के लिए पाठशाला, शूद्र लड़कियों के लिए पाठशाला खोल रहे थे। इसलिए जब उन पे दबाव पड़ा रिश्तेदारों का, तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। सावित्री जब पढ़ाने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उन्हें गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते, गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने कामों में डटे रहे। 1840-1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा किया। और कहते हैं, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों, अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह किया, या बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना, उनके नवजात बच्चों की देखभाल करना, या महार, चमार, मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ़ देखकर अपने घर के पानी का हौद सभी जातियों के लिए खोल देना। हर काम पति पत्नी ने डंके की चोट पे किया और कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का एक दूसरे के प्रति, एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता रहा। यानी बच्चों, उन्होंने शूद्र लड़कियों के लिए पाठशालाएं वगैरह जो भी खोली, उसमें उन्होंने इतनी परेशानियां झेली और उन परेशानियों को झेल कर भी वो अपने कार्य में सफल हुए, अडिग रहे अपने कार्य को करने पर। कितनी भी उन्हें परेशानियां मिली, जो कि आज हम समाज में देख रहे हैं कि सभी के समाज के वर्ग, चाहे वो निम्न श्रेणी के हों चाहे उच्च श्रेणी के हों, उनको बराबर शिक्षा दी जा रही है। तो इसमें ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह बच्चों, आपका जो ये पाठ है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।